नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 20 अप्रैल और दिन है बुधवार का। आज के कोट की तरफ आते हैं हम। इसमें लिखा है, ऑल्दो देयर मे बी समवन हु डज नॉट सीक गोल्ड, देयर नेवर येट लिव द मैन हु डज नॉट डिजायर सॉल्ट। बहुत ही सुंदर थॉट है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे सोना जो है काफी ज्यादा महंगा है, हर कोई चाहता है, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें चाहत इतनी नहीं होगी सोने की, लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो नमक नहीं चाहता है। नमक कहने का मतलब है बेसिक नेसेसिटीज इंपॉर्टेंट होती है, लग्जरी नहीं। अब आते हैं आज के पहले आर्टिकल पे, द डेड मस्ट काउंट। इसके अंदर जो एडिटर है विक्रम पटेल जी, वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो कोविड पैंडेमिक अभी आया था, जिसकी 3 वेव्स आ चुके हैं इंडिया में, उसके हेड काउंट्स प्रॉपरली नहीं हुए। जिस प्रकार से इंडिया ने बहुत अतिशयोक्ति करी है कि बहुत अच्छा हमने सर्वाइवल रेट ज़्यादा रखा और हमने डेथ रेट को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। हमारा हेल्थ केयर भले ही सबसे अच्छा एडवांस नहीं था, लेकिन बहुत ही बेहतरी से उसका काम हुआ है। इनफैक्ट जो लोअर लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स थे, जहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा खराब था अमंग्स ऑल द स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री इंडिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। मतलब जो डेथ काउंट है वहाँ पर सबसे कम रहा है। लेकिन अब जब WHO और दूसरी साइंटिफिक जर्नल जब अलग अलग शहरों में, अलग अलग कहने का मतलब है अलग अलग देशों में जाती है, ये देखने के लिए कि जो डेटा पब्लिश किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने वो एक्चुअली सही है या नहीं है, तब ये पाया जा रहा है कि जैसे इंडिया ने बोला था 5 लाख डेथ हुई है, तो पहले तो ये रिपोर्ट आई कि ऑलमोस्ट 30 लाख डेथ हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिया में। और उसके बाद लैंडसेट, जो एक लीडिंग साइंटिफिक जर्नल है जिसे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कम्युनिटी पूरी फॉलो करती है, उसके अंदर अभी एक हफ्ते पहले लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास जो डेथ है वो हुई है कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिया के अंदर। और ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द बर्डन ऑफ कोविड-19 डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइज ऑन इंडिया। और इंडिया के बाद के जो 4 देश है जिनमें सबसे ज्यादा डेथ हुई है, यूएस, रशिया, ब्राजील वगैरह, 4 देश मिलाकर भी कंबाइंड इतनी डेथ नहीं हुई जितनी अकेले इंडिया के अंदर हुई है। तो अब एडिटर ये कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ये बात छुपाना चाह रही है कि यहाँ पर डेथ कम हुई है। मतलब ये बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ना कि हमारे यहाँ पर पैंडेमिक ने बहुत ज्यादा हिट किया था, बहुत बुरी तरह से वेव्स आई थी। लेकिन अब जो एडिटर है वो 3-4 रीजंस रखते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा होगा। सबसे पहले तो कि जिस प्रकार से काफी सारा सब्सिडीज और स्कीम्स निकाली गई थी कि अगर कोविड डेथ किसी की भी होती है तो ये कोविड डेथ वाले को ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो पहली बात तो ये कॉम्पेंसेशन कम देना चाहती है गवर्नमेंट, शायद इसलिए हेड काउंट्स नॉर्मल नहीं कर रही है। दूसरी चीज ये कि कितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ है ये बात बाहर ना आए, इसलिए हेड काउंट नॉर्मल नहीं दे रही है। अच्छा, अब हेड काउंट, अब हम ये बात करते हैं कि हम जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बुराई हो रही है, तो किस प्रकार से ये 40 लाख वाला आंकड़ा आया। तो देखिए क्या हुआ था, जैसे पिछले साल जब कोविड नहीं हुआ करता था, तब हर साल कितनी टोटल डेथ हुआ करती थी, ठीक है। और इस साल मतलब जब भी कोविड हुआ उस साल टोटल डेथ कितनी हुई है ये देखा गया। वो चीजें नहीं देखी गई जो सिर्फ पेपर्स में लिखी हुई थी कि अच्छा इतने हेड काउंट हुए हैं आज, डेथ के इतने हेड काउंट हुए, सब टोटल मिला के नहीं, टोटल डेथ काउंट कितना हुआ है वो देखा गया, ठीक है। और जो पिछले साल का डेथ काउंट था उसको माइनस कर दिया पिछले साल के डेथ काउंट से, तो जितनी भी एक्सेस डेथ्स थी वो माना गया एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब ऐसा कहा जाएगा कि अच्छा ये सारी डेथ हॉस्पिटल डेथ या फिर कोविड डेथ तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेथ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट सप्लाई, हो सकता है कि दवाइयों का सप्लाई नहीं मिला हो सकता है हंगर हो, पॉवर्टी हो, किसी भी वजह से अगर वो कोविड-19 इंड्यूस है तो वो सारी चीजें टोटल डेथ काउंट ऑफ कोविड के अंदर ही आएगी। और जब ये हेड काउंट देखा गया तो 40 लाख से ऊपर मिला। कहने का मतलब है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अलावा बाकी जितनी भी स्टडीज हुई है उन सबके डेटा के अंदर यही हेड काउंट आ रहा है 30 से 40 लाख के आसपास, एंड मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द 40, ठीक है। तो
ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट और बाकी दूसरी सारी एजेंसीज के इतने ज्यादा डिस्क्रिपेंसी हो। अच्छा, तो ये सारी बातें द डेड मस्ट काउंट के अंदर विक्रम पटेल जी ने लिखी और उन्होंने बताया इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है। एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन पे टू द आवर लव्ड वंस एंड हु आर डेड इज कि हम कम से कम उन्हें एक्नॉलेज करें कि ओके दे आर डेड नाउ। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने उनको डेड काउंट तक से हटा दिया, ठीक है। वैसे भी ये बहुत बड़ा सा जो घाव लगा है कोविड-19 की वजह से, अपने आसपास के इतने सारे परिजन लोग की मृत्यु हो गई है, तो ऑलरेडी घाव बहुत बड़ा है, इसे हील होने में काफी टाइम लगेगा। अगर हम ये सोच लें कि जस्ट बिकॉज हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं उस चीज को तो ज्यादा जल्दी हील हो जाएगा, दिस इज प्योरली रॉन्ग और ये काफी ज्यादा डेवस्टेटिंग भी हो सकता है। एटलीस्ट वी मस्ट अप्रिशिएट द नंबर्स एंड द डेट्स। नेक्स्ट आर्टिकल है क्राइम एंड पॉलिटिक्स। क्राइम एंड पॉलिटिक्स आज वैसे इतने ज़्यादा कुछ बहुत काम के आर्टिकल्स नहीं है, मोस्टली पॉलिटिकल आर्टिकल्स इसके अंदर आए हैं या फिर रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एंड ऑल, ठीक है। बट एनीवे क्राइम एंड पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल वायलेंस केरला के अंदर भड़क रहा है। एक पार्टी के जो एक सदस्य थे उन्होंने दूसरी पार्टी के सदस्य को मार दिया। फिर वहाँ के एमपी जो थे, एमएलए जो थे, उनके ऊपर जो हुआ है कि मतलब उनको भी डेथ थ्रेट वगैरह मिला है, उसके बारे में बात की गई कि किस प्रकार से पॉलिटिक्स गंदा होता जा रहा है। नेक्स्ट इज लिविंग इन अ श्रंकन हाउस, रिटन बाय फिरोज वरुण गांधी। ये खुद भी एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके आर्टिकल को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी के साथ नहीं है तो हम इनका आर्टिकल पढ़ लेते हैं, काफ़ी काम की न्यूज़ दे रखी है। इसमें इन्होंने बोला है लिविंग इन द श्रंकन हाउस, एमपीज इन द पार्लियामेंट आर डिसइंसेंटिवाइज्ड फ्रॉम एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कंसाइंस, they are encouraged to blindly follow the party whip, executive is less accountable, laws are passed with inadequate scrutiny। तो ये बताते हैं कि जिस प्रकार से, अच्छा अगर आप ये बात जानते होंगे कि किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन से, आप ये पार्लियामेंट है, ठीक है, आप ये एक पार्टी के लोग हैं, ये एक पार्टी के लोग हैं, ये कुछ अलग लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्पीकर जो बोलते हैं सिर्फ जो रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है उसके जो एमपीज हैं वो भी जैसा वो चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये बिल सही नहीं है, हम इसके फेवर में नहीं वोट करेंगे तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जो पार्टी विप होती है, पार्टी विप क्या होती है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी और जैसा पार्टी चाहती है वैसा सारा उनकी तरफ से जो भी मेंबर्स है उनकी पार्टी के, उन सबको बता देते हैं, उनको विप के अकॉर्डिंग ही वोट करना पड़ता है। अगर वो विप के अगेंस्ट वोट करते हैं तो उन्हें डिफेक्टर करार दे दिया जाता है। तो ये पार्टी विप हो गई, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जो भी एक पार्टी से आए, जो एटलीस्ट रूलिंग पार्टी से आए, वो कभी अगेंस्ट जा ही नहीं सकते अपनी पार्टी के, ठीक है। तो उन्हें ब्लाइंडली पार्टी विप को फॉलो करना पड़ता है, तो वो अपने कॉन्शाइंस से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी एग्जीक्यूटिव है वो लेस अकाउंटेबल है, ठीक है। और जो लॉज हैं वो जितने स्क्रूटीनी से पास होने चाहिए उतने स्क्रूटीनी से पास नहीं हो पाते हैं। अब इसके अंदर ये जो फिरोज गांधी जी हैं ये बताते हैं कि किस प्रकार से इस बार की लोकसभा के अंदर कहा गया कि जो है सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 129% इस लोकसभा ने काम किया है लास्ट सेशन में, और उन्होंने 18 बिल्स पास किए हैं, और एवरेज जो बात की गई हर बिल पर वो एवरेज 34 मिनट थी। सिर्फ एवरेज 34 मिनट का डिस्कशन किया गया हर बिल के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। और किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी कमिटी के पास नहीं भेजा गया। जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं कि एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 था, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट थी वो प्रोहिबिट कर सकती थी स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ले ऑफ्स, मतलब किसी के अंदर कुछ भी गवर्नमेंट का रूल हो सकता था, मतलब इट वाज नॉट प्योरली अंडर द डिफेंस एंगेजमेंट। तो ये जो था सिर्फ 12 मिनट डिबेट हुई इसमें लोकसभा में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का डिबेट हुआ था। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है बिल आ रहे हैं तो उस पर डिस्कशन हो रहा है, स्क्रूटिनी हो रही है, बिल आ रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ वोट हो रहा है और वो बिल पास होते जा रहे हैं। तो इससे जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है, जो उन्हें डिस्कशन करना चाहिए, जो चीज़ सही है बोलना चाहिए, नहीं है उस पर बात होनी चाहिए, स्क्रूटिनी होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। पार्लियामेंट हैज जस्ट बिकम द पोस्ट ऑफिस। कहने का मतलब ये चीज़ें आती है
और चली जाती हैं वहां से। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से दूसरी कंट्री में कितनी रॉबस्ट डेमोक्रेसी हो पा रही है और रॉबस्ट लेजिस्लेशन भी हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा आजादी है, लोग बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटर्स बात कर रहे हैं। जैसे कि यूएस में एक बिल की बात करते हैं, जो ओबामा केयर बिल था, उस पर एक जो लेजिस्लेटर थे उन्होंने 21 आवर्स तक बोला था सिर्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डीप डिस्कशन होगा तभी अच्छे बेहतर लॉज बनकर आ पाएंगे। जैसे फार्म लॉ रिपील जब किया था तो उस बिल को सिर्फ 8 मिनट में पास कर दिया था, 3 मिनट में ही लोकसभा में उस बिल को पास कर दिया गया था। फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिया में भी बहुत अच्छी रॉबस्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, किस प्रकार से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटी थी उन्होंने कितने अच्छे से ऑलमोस्ट 166 डेज तक इसके ऊपर चर्चा करी थी। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा रीजन बताते हैं कि क्यों स्क्रूटिनी नहीं हो पाती है, क्योंकि हर पार्लियामेंटेरियन को सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए हर महीने मिलते हैं टू हायर अ लेजिस्लेटिव असिस्टेंट। तो वो क्या लीगैलिटीज हैं, क्या सही है क्या नहीं सही है, वो भी नहीं देख पाते हैं। जबकि अगर कोई एक यूके के पार्लियामेंटेरियन को देखें तो उन्हें सिर्फ एक लेजिस्लेटिव अलाउंस ही ऑलमोस्ट 2 लाख यूरोज का मिलता है, जो काफी ज्यादा है। ठीक है, फिर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर है उस उनसे सवाल होना चाहिए, मिनिस्टर से सवाल होना चाहिए कि ये चीज ऐसी क्यों है, वो चीज ऐसी क्यों है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं अगेन यूके का, कि हर वेंसडे को 12 से 12:30 बजे तक प्राइम मिनिस्टर को सवालों के जवाब देने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो सवाल उनके पास पहले से आ गए हो, जिनके सवाल उन्हें आंसर उन्हें प्रिपेयर कर लिया हो। वो एकदम रैंडम और सडन क्वेश्चंस होते हैं जिनका उन्हें एग्जैक्टली उसी वक्त आंसर करना होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। पहली बात तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है लेजिस्लेटिव असेंबली में प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर से, आपको पहले से सवाल लिख कर देना होता है जिसका पूरा आंसर बनता है। उसके बाद पार्लियामेंटेरियन या फिर जो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो इनमें जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो पता नहीं चलती है, काफी ज्यादा घुमा फिरा कर वो चीजें कह दी जाती है। फिर जो रेफरेंडम्स होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए इंडिया में। अब बस वही है कि जो बिल पहले से बन गया है उसको पास करा दिया जाता है डायरेक्टली वोटिंग करके, ना उसके ऊपर कोई रेफरेंडम्स होते हैं, ना उनके ऊपर कोई भी डिबेट्स हो पा रही है। फिर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक और फीचर होता है कि एमपी जो है उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइवेट मेंबर बिल्स बनने चाहिए। जैसे कि यूके के अंदर ऑलमोस्ट 7 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स 2019 के अंदर ही पास हुए थे, कनाडा में भी 6-7, जबकि इंडिया में सिर्फ आज तक 1952 से लेकर आज तक टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है 3 या 4 साल में एक प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ पास हो पाता है, विच इज वे टू लेस। मतलब एमपी का भी खुद का इनिशिएटिव हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर इतना कम जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे उनका मतलब इनपुट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, कोई सेंस ही नहीं, बस जो रूलिंग पार्टी वो ही सारी चीजें करी जा रही है, तो वो भी सही नहीं है। फिर पार्लियामेंट के अलावा जो मैक्सिमम जो एमपीज है इंडिया में, तो उनका कम से कम खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो चेंज कर पाए, इतना तो उनका ड्राइव होना चाहिए। वो ड्राइव भी उनका लिमिटेड है। क्यों? अगेन क्योंकि एमपी लाइट स्कीम से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड मिलता है वो 5 करोड़ रुपए सिर्फ मिल पाता है, और वो 5 साल में। ठीक है, अब अगर माना जाए तो 6.5 लाख गांव है इंडिया में, तो एवरेज जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए, राइट, 1,000 रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बस मिल पाए। तो अब 1,000 रुपए में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर मिल रहे हैं तो इसमें क्या ही कर लेगा ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तो काफी ज्यादा कम हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इसमें तो एक कंक्रीट का रोड भी नहीं बन पाता है 3 मीटर का, है ना। तो ये काफी कम चीज है। अगर मतलब पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी मान ले तो 15,000 रुपए बस मिल रहा है उस छोटी सी एक लोकल एरिया का। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट कितना ज्यादा कम होगा अगर हम देखा जाए तो, जिस प्रकार से अमाउंट मिल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने इतना सारा मतलब इतना सारा रुपया सेव कर लिया है इस बारे में, इससे ऐसे करके कि मतलब काफी कम पार्लियामेंटेरियंस को पैसे दे रहे हैं और दूसरी चीजें हैं। पर ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा मुश्किलें कर दे रही है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन के ऊपर से जनता का विश्वास उठ पा रहा है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो क्या ही वो देश का काम कर रहे हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद एक और छोटी सी चीज है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कोई भी एमपी एमएलए को पनिश करता है जो भी एक पार्टी को लीव करता है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट के लिए, या फिर जो पार्टी विप के अगेंस्ट जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एमपीज हैं उनके पास कोई लेजिस्लेशन के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो अपना इनपुट दे पाए। उनको सिर्फ हाँ बोलना है या फिर सिर्फ ना बोलना है, मतलब वो अपना इनपुट कभी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये काफी ज्यादा घातक है एक रॉबस्ट डेमोक्रेसी के लिए, और इनके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखा जाए तो एक एवरेज एमपी ऑलमोस्ट 25 लाख सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जबकि दूसरी जो कंट्रीज है उसके अंदर कितना है कि 1 लाख मैक्सिमम, ठीक है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लेकिन 25 लाख सिटीजन को अगर एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है। लेकिन अगर वो इतना ज्यादा अंडरमाइन किया जा रहा है फ्रॉम द रूलिंग, बिकॉज ऑफ द रूलिंग पार्टी विप सिस्टम, तो ये काफी ज्यादा खराब हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल तक हम आते हैं, अ न्यू नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट। इसके अंदर प्रोग्रेस इन सेटलिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, रिमूवल ऑफ आफ्पायर, गुड ऑगरीज। इसमें जो भट्टाचार्य जी बोलते हैं कि जिस प्रकार से असम और मेघालय के अंदर अभी चेंजेस आए हैं, दोनों के चीफ मिनिस्टर्स ने इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी अभी जो पैक्ट्स बनाए हैं कि जिस प्रकार से बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, और उसी के बाद जो होम मिनिस्टर है उन्होंने आफ्पा भी काफी जगह से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से हटा दिया। ये बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग मूव्स हैं। और जो असम है उसकी नागालैंड, मणिपुर और जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट जल्द से जल्द एक स्टडी पेज पर सॉल्व किए जा सकते हैं, इसकी आसार है। देखो, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस बार के हैं वो काफी ज्यादा इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें खत्म किया जाए, जो नेक्सलिज्म है उसे खत्म किया जाए, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को वहां के कल्चर, ट्राइबल अफेयर्स, फूड, ठीक है, जो लैंग्वेज, वहां की ब्यूटी, इन सब के लिए काफी ज्यादा प्रमोट किया जाए। मतलब जिस प्रकार से कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट का होता था जीडीपी में प्री इंडिपेंडेंस, वैसा ही अभी भी हो। क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा इंसर्जेंसी हो गई है और वहां पर इतना ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए हैं, तो वहां की जो जीडीपी है उस पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है। तो ये जो अलग अलग एग्रीमेंट्स अभी हुए हैं, ब्रू अग्रीमेंट, बोडो पीस अग्रीमेंट, ये सारे जो अग्रीमेंट्स है ये बेहतरी के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, और ये सारे वेलकमिंग है, और जल्द से जल्द ये सारी चीजें और ज्यादा होनी चाहिए सो दैट नॉर्थ ईस्ट बिकम द हेवन ऑफ इंडिया अगेन। आई होप आपको आज के आर्टिकल्स पसंद आए होंगे और ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।